तो कल जो हम बात कर रहे थे रिलेटेड टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमने केमिकल रिएक्शंस की बात की। वो केमिकल रिएक्शंस मेटल्स की जिनमें हमें पता चली मेटल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। पहली बात, हाउ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। दूसरी बात, हाउ दे रिएक्ट विद वाटर। तीसरी बात, हाउ दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। एंड चौथी बात, हाउ दे रिएक्ट विद मेटल सॉल्ट्स, अदर मेटल सॉल्ट्स। और इन सब में एक बात समझ में आई हमको कि मेटल्स रिएक्ट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में उनकी रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से उनके अलग अलग कंपाउंड्स के साथ, अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन करने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। द मेटल्स विच आर कंपेरेटिवली एट हायर साइड इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से अलग तरह से रिएक्ट करें। एंड द सब्सटेंसेस और द मेटल्स विच आर रिलेटिवली एट द लोअर साइड इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो हो सकता है कि कुछ सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन ही ना करें। तो रिएक्शंस, उनसे एसोसिएटेड कंडीशंस और जितने भी एक्सेप्शंस हैं वो सारे आप एक बार ज़रूर देख लेना। ये बड़े क्वेश्चंस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट होते हैं और एमसीक्यूज़ के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ एंड फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के अगर क्वेश्चंस हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब वन वर्ड में आंसर जिनका या वन लाइन में जिनका आंसर देना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब बात बचती है हमारे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कि ये जो मेटल्स हैं, हाँ, ये मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन हम नॉन मेटल्स की कुछ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कैसे होता है, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और ये सीखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स जो इस तरह से बनते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो टू स्टार्ट विद हम पहले तो बात करें कि नॉन मेटल्स जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स, मेटल्स की रिएक्शंस इतनी आपने देख ली है। द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स मेटल्स की तरह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शंस तो होती हैं। जैसे पहली बात, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन वैसा ही रिएक्शन है जैसा कि मेटल्स का था, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे मेटल ऑक्साइड बनते थे वैसे नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा। ऑक्सीजन खुद भी नॉन मेटल है, हाँ, ये बात ध्यान रखना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो वाटर बनेगा। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर ऑक्सीजन सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है तो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से ये इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है तो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन, हाँ, एक गैस जार में एक स्पैचुला में सल्फर डाल के और उसका कंबशन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, NO2 गैस बनेगी। तो मतलब वही हो रहा है जो मेटल्स और ऑक्सीजन के साथ में हो रहा था। फ़र्क क्या है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स थे उनके लिए हमने कहा था कि दे आर बेसिक इन नेचर,
वो एसिड्स के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात भी वहाँ पे आई थी। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो ऐसे स्पेशल मेटल ऑक्साइड्स थे जो एम्फोटेरिक इन नेचर थे, जो एसिडिक भी थे और बेसिक भी थे, मतलब बेस के साथ में एसिडिक बिहेवियर कर रहे थे और एसिड के साथ में बेसिक बिहेवियर कर रहे थे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ में दे रहे थे, सॉल्ट एंड वाटर दोनों के साथ में बन रहा था। यहाँ पर ये जो हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, दे आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। या तो एसिडिक होंगे या तो न्यूट्रल होंगे, बेसिक कभी नहीं हो सकते। नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेसिक कभी नहीं हो सकते और मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक कभी नहीं, एसिडिक एम्फोटेरिक होंगे तो हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज वो बेसिक ही होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक या न्यूट्रल दोनों हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ ऑक्साइड्स देखे हैं, तो वाटर इज न्यूट्रल, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एसिडिक। हाँ, तो दे कैन आइदर बी एसिडिक और न्यूट्रल, जबकि मेटल ऑक्साइड जो थे वो तो केवल बेसिक नेचर के ही होते हैं। एम्फोटेरिक आर द एक्सेप्शंस। एक बात तो ये हो गई। अब जो इनमें एसिडिक होंगे वो बेसिस के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे। इसका एक एग्जांपल एसिड बेसिस चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब हम बेसिस की रिएक्शन कर रहे थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद है आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, याद है आपको? वीडियो पॉज करो और सोचो और लिखो कि ये है, फिर उसके बाद वीडियो वापस चालू करो और देखो। वी कॉल इट लाइम वाटर। अब तक तो रट जानी चाहिए ये बातें। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन लाइम वाटर, और लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास की जाती है तो सॉल्ट एंड वाटर ही तो बनता है, CaCO3 प्लस H2O। हाँ, दिस इज अ बेस एंड अभी अभी आपने सीखा कि दिस इज एन एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड हैज एसिडिक प्रॉपर्टीज बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक हो सकते हैं या तो न्यूट्रल हो सकते हैं, बेसिक कभी नहीं हो सकते। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वो बेसिस के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सिंपल बातें हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, वहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे? मेटल्स में ऑक्सीजन के बाद हमने कहा वाटर के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ में रिएक्शन। वाटर और एसिड के साथ नॉन मेटल्स कोई रिएक्शन नहीं करते। एसिड के साथ तो यूं भी नहीं करते कि खुद ही एसिडिक हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक हैं एक्चुअली। नॉन मेटल्स खुद रिएक्शन इसलिए नहीं कर पाते एक्चुअली क्योंकि ज़्यादातर केसेस वाटर और हाइड्रोजन, वाटर और एसिड दोनों में हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन जो है वो हम देखें कि ज़्यादातर नॉन मेटल्स से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो दे डोंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम आइदर वाटर और एसिड्स, तो ये रिएक्शन हो नहीं पाती है। तो वहाँ पे हमने जो खूब सारी रिएक्शंस देखी थी, यहाँ पर वो सब रिएक्शन हट गई हैं। हाँ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप कभी कभी देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का अगर आप क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करोगे, क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल, ब्रोमीन इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल। इन दोनों को जिस कैटेगरी में रखा जाता है उनको हेलोजेंस बोलते हैं। क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो क्लोरीन ब्रोमीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी और हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl बनेगा और ब्रोमीन फ्री हो जाएगा। तो इस तरह का डिस्प्लेसमेंट जो कि मेटल्स में हम देख रहे थे कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, वो यहाँ भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है। अदरवाइज
बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नॉन मेटल्स की पर्टिकुलरली नहीं हैं। तो अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जिसकी हम बात कर रहे थे कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। पहली बात तो एक कंसेप्ट हमेशा के लिए अपना क्लियर कर लो कि मेटल्स और मेटल्स कभी आपस में रिएक्शन नहीं करते। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। क्यों? क्योंकि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन ना तो कभी गेन कर सकते हैं ना तो कभी शेयर कर सकते हैं। नॉन मेटल्स का ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ देम। कार्बन का एग्जांपल छोड़ दो, कार्बन गेन नहीं कर सकता, वो केवल शेयर करता है। लेकिन कार्बन के अलावा अगर आप बाकी नॉन मेटल्स की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कब करेंगे? वो जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, यानी कोई मेटल होगा। तो मेटल और नॉन मेटल जब कांटेक्ट में आते हैं तो मेटल अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या स्टेबल होने के लिए अपने आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है। जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करता है उसे रिसीव करने वाले अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एटम्स अगर हैं सामने नॉन मेटल्स के, तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बना देते हैं। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन मेटल का और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन नॉन मेटल का एक दूसरे को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और इस वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि ये दो आयंस के बीच में बना हुआ बॉन्ड है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। एटम हमेशा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। 9th क्लास में हम ये कंसेप्ट क्लियर करके आए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में। फिर भी किसी को क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं कि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द शेल्स आर ऑलवेज इक्वल। इस वजह से एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए गए हैं, इस वजह से उस एटम पर चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, प्रोटॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनेगा, इसको हम कैटायन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, यानी नॉन मेटल्स के एटम्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, यानी स्टेबल हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जो उन पर आ गया है अब वो न्यूट्रल पार्टिकल नहीं। पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल के एटम में बराबर था, लेकिन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन उन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हम इनको नेगेटिवली चार्ज आयंस बोलते हैं। अब इनको हम एटम नहीं बोल सकते, ये आयन हो गए हैं, इनको हम एनायन बोलते हैं। एनायन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एनोड की तरफ जाता है। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन कैथोड की तरफ जाता है, इसलिए कैटायन है ना। कैथोड पे जाने वाला आयन कैटायन। इसी तरह से एनोड पर जाने वाला आयन यानी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज एनायन। हाँ, ये बेसिक कंसेप्ट 9th क्लास में हम सीख के आए हैं। अगर किसी को क्लियर नहीं भी था तो अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होगा। मतलब मेटल्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स विच हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस बनेंगे और इन आयंस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जिससे वो जुड़ जाएंगे। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये दो आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड है। और इस
कंपाउंड को जो अब नया बन गया है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयंस से बना हुआ कंपाउंड आयनिक कंपाउंड। हम एग्जांपल लेते हैं, समझो सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है, Na+Cl2। तो हम ये जानते हैं कि सोडियम और क्लोरीन अगर कंबाइन होंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। दिस इज द रिएक्शन, आप इसको बैलेंस कर लें। लेकिन एक्चुअली इनके बीच में ये आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड बनने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, ये दिखाने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन, हम सिंपली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हैं ना सब, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम के एक एटम में वैसे तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सोडियम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखेंगे, 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ये एक जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है इसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये बात पता है कि नहीं? आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं और आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको वैलेंस शेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटम की वैलेंसी डिटरमाइन करता है। इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटम की वैलेंसी डिटरमाइन करता है। एटम की वैलेंसी डिटरमाइन करता है का मतलब क्या हुआ? एटम की वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूजेस और गेन्स और शेयर्स इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल और कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल होने के लिए कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर ये सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 11 था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इतना एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन में अवेलेबल नहीं होता। तो इसके लिए आसान है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। तो वैलेंसी का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को विद द हेल्प ऑफ डॉट इस तरह से शो किया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। यानी अगर हम सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन दिखा रहे हैं तो हम सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम सोडियम के आगे एक डॉट लगा देंगे, और क्लोरीन दिखाना चाहते हैं कि क्लोरीन का एक एटम सोडियम के एक एटम से रिएक्शन कर रहा है तो हम उसमें 1 2 3 4 5 6 7 डॉट लगाएंगे, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287, एटॉमिक नंबर 17। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ठीक है ना? तभी हमको पता चलेगा ना कि एक्चुअली रिएक्शन में हो क्या रहा है दोनों एटम्स के बीच में। सिंपल बातें। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से दिखाया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें लगे कि क्लोरीन और सोडियम के इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्सचेंज भी आइडेंटिफाइबल होना चाहिए कि किसका कौन सा है, तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बना देते हैं। हाँ, बात एक ही है, बस 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं
तो उन अलग अलग एलिमेंट्स के जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एक के क्रॉस से शो कर देंगे। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट, डॉट मतलब ये डॉट, और इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस, क्रॉस मतलब ये स्ट्रक्चर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स एंड क्रॉसेस, कि यहाँ पे अगर सोडियम और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया हुआ है तो हम इसके बजाय दोनों में से एक को, जैसे क्लोरीन को क्रॉस से शो कर दें, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अच्छा हो गया कि बाद में जब इनकी शेयरिंग दिखाएंगे तो वो शेयरिंग दिखाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखते हैं शेयरिंग कैसे दिखाते हैं अपन। सोडियम और क्लोरीन का ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सबसे पहले, इजी है। आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, नीचे लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। ये सोडियम बिफोर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्लोरीन का एक एटम बिफोर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 287। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे दिखा दिया है। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका जो है वो निकल गया, जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो निकल गया। तो अब आउटरमोस्ट शेल तो खत्म हो गया, अब सोडियम के ऊपर आ जाएगा चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स रह गए 2-8, क्योंकि 1 तो चला गया, लेकिन चार्ज आ गया Na+। क्यों चार्ज आ गया? क्योंकि बिफोर दिस जब ये सिचुएशन थी तो इट हैड प्रोटॉन्स 11 जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज था, और इलेक्ट्रॉन्स वर ऑल्सो 11 जिनकी वजह से नेगेटिव चार्ज था, और 11 - 11 कोई चार्ज नहीं, 0, नेट चार्ज वॉज 0। तब ये एटम था, अब ये एटम नहीं है, अब ये आयन है। अब उसमें प्रोटॉन्स तो अभी भी उतने ही हैं 11 जिनकी वजह से +11 चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है, वो उसने क्लोरीन को दे दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 11 - 10 चार्ज आ गया +1। ये +1 को हम केवल प्लस लगा करके शो करते हैं। 1 से ज़्यादा होता है, 2 होता है, 3 होता है तो +2 +3 लिखते हैं। अदरवाइज केवल प्लस लिखा है तो समझ जाओ कि ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है। ठीक है, तो सोडियम का बन गया आयन Na+। क्लोरीन ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो पहले 287 था वो अब 288 हो जाना चाहिए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाँ, क्लोरीन आउटरमोस्ट शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स थे जिनको हमने 7 क्रॉस से शो किया था। सोडियम का एक डॉट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। हमने डॉट और क्रॉस दोनों इसलिए यूज़ किए जिससे हमें पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास अपने खुद के हैं और कितने इसने सोडियम से गेन किए हैं। तो देयर इज़ ओनली 1, इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा सिंगल नेगेटिव। हाँ, ये प्लस ये माइनस, और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन का अब हो गया 288। तो as a result of strong electrostatic force between these two ions, an ionic compound NaCl with a formula like this is formed. This is electron dot cross structure of formation of sodium chloride. दूसरे कुछ कंपाउंड्स भी बनते हुए देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के बजाय समझो मैग्नीशियम क्लोराइड होता, Mg, मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, क्योंकि उसका 12 एटॉमिक नंबर है। तो मैग्नीशियम 282 आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, लेकिन क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये बात आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287।
तो मैग्नीशियम क्लोरीन से कहता है कि भाई मेरे को एक ही इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन देने, क्लोरीन कहता है मुझे तो एक ही लेना है। तो मैग्नीशियम क्लोरीन को बोलता है कि तू अपने एक फ्रेंड को भी ले आ, मैं एक तेरे को दे दूंगा, एक तेरे को दे दूंगा, मेरा भी तो काम होना चाहिए, तेरे को एक दे दूंगा तो फिर मैं तो तब भी अनस्टेबल ही रह जाऊंगा। तो वो क्लोरीन अपने फ्रेंड्स को, एक फ्रेंड को ले आता है ना। दो क्लोरीन आ गए, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, इन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे शो कर देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल लाइक दिस। और जब ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसको दे करके मैं Mg+2 आयन बना लेगा। अब आयन बना है Mg+2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। पहले प्रोटॉन्स थे 12 जिनकी वजह से +12 चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स भी थे 12 जिनकी वजह से -12 चार्ज था, नेट चार्ज वाज 0, दिस वाज मैग्नीशियम एटम। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, एक इस क्लोरीन को दिया, एक इस क्लोरीन को दिया, तो मैग्नीशियम के प्रोटॉन तो अब भी 12 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 ही रह गए हैं। तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ गया ना, उस +2 को हमने यहाँ पे लिख दिया है। हाँ, इसके बाहर कोई डॉट या कोई क्रॉस नहीं लगा रहे क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने थे इसने क्लोरीन को दे दिए हैं। तो मैग्नीशियम को +2 लगा के हमने ब्रैकेट में रख लिया है। और अब क्लोरीन जो है, दोनों क्लोरीन के साथ एक ही बात आई इसलिए हम क्लोरीन को एक ही जगह लिख रहे हैं। क्लोरीन के एक एटम में ऐसा होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन विच इज़ टेकन बाय मैग्नीशियम, इसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन के दोनों एटम्स जिन्होंने इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, दोनों के साथ एक ही बात हुई, दोनों ने मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सिंगल नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, लेकिन ऐसे आयंस कितने बने? 2 एटम थे तो आयन भी 2 बने। हाँ, तो एक आयनिक कंपाउंड बना जिसका फॉर्मूला होगा MgCl2। MgCl2। अब हमको समझ में आ गया कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl क्यों और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 क्यों। ये चीज़ आप एल्यूमिनियम क्लोराइड में भी देख सकते हो। हाँ, एल्यूमिनियम होगा 13283, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए क्लोरीन के 3 एटम्स आएंगे। क्लोरीन के 3 एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन बांट देगा तो Al+3 एल्यूमिनियम का आयन बनेगा और क्लोरीन के 3 आयन्स बनेंगे, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा। 9th क्लास में हम इनकी वैलेंसीज को नीचे रख के क्रॉसओवर करते थे, क्रिस क्रॉस। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, क्लोरीन के नीचे 1 लिखो, एल्यूमिनियम के नीचे 3 लिखो और क्रॉस ओवर कर दो। एल्यूमिनियम के नीचे का 3 क्लोरीन के नीचे चला गया तो Cl3, क्लोरीन के नीचे का 1 एल्यूमिनियम के नीचे चला गया तो वो Al रहा तो AlCl3। दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, लेकिन शुरू में करना पड़ता है। 9th क्लास में कर लिया, अब आपको रीज़न पता चल गया, अब आपको वैलेंसी और क्रॉसओवर की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं और अब आपको पता चल गया कि इनका फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही क्यों लिखा जाता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाते हैं, एल्यूमिनियम का क्लोराइड नहीं बनाएंगे, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 हैं, तो 3 डॉट्स बना दी मैंने इसके बाद। अब ऑक्सीजन को देखो आप, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,6, एटॉमिक नंबर 8। तो जो 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसको एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में प्रॉब्लम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा तो इसके पास एक ही रह जाएगा।
एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन का एक और एटम ले लेते हैं अपन, उसको भी 2 दे दे और इसको भी 2 दे दे, इतने इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के पास नहीं है। तो अगर एल्यूमिनियम इसे 2 देगा और इसे 1 देगा तो इस वाले ऑक्सीजन को एक और चाहिए। उसके लिए एल्यूमिनियम को भी अपना एक फ्रेंड बुलाना पड़ता है। हाँ, एल्यूमिनियम का एक फ्रेंड आया 3 इलेक्ट्रॉन लेके, 283 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो 2 इसको दे दिए, 1 इसने इसको दे दिया, 1 इसने इसको दे दिया, इसका काम हो गया। अब इसके पास 2 बच गए। तो ये ऑक्सीजन को बोलते हैं भाई अपना एक और फ्रेंड, तुम भी एक और फ्रेंड ले आओ। हाँ, यानी ऑक्सीजन के 3 एटम्स एल्यूमिनियम के 2 एटम से रिएक्शन करेंगे, तब दोनों का काम हो पाएगा। तो ऑक्सीजन का एक और एटम आया, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 6। तो क्या हुआ कि पहले तो एल्यूमिनियम ने, इस वाले एल्यूमिनियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसका तो हो गया काम। बीच वाले को 1 इसने दिया, 1 इसने दिया, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका भी ऑक्टेट हो गया पूरा। और बचे हुए 2 इसने इसको दे दिए, तीसरे वाले को। तो एल्यूमिनियम के जो दोनों एटम्स हैं उन दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के वजह से उसका आयन बना Al+3। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। और हम इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे कि ये 2 आयंस बने हैं, तो ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 2, है ना। एल्यूमिनियम के 2 एटम्स थे, दोनों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, तो आयंस भी 2 ही बने, Al+3। और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले 3 एटम्स हैं। ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ दिखा रहे हैं ऐसे, तो इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए, पहले इसके पास 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए हैं, प्रोटॉन्स अब भी 8 हैं। तो इस पर 8 + 8 - 10 -2 चार्ज आया है, वो हमने इसके ऊपर लिख दिया। तो ऐसा करने वाले 3 एटम्स हैं, तो आयन भी 3 बनेंगे। और ये एक आयनिक कंपाउंड बन गया है, जिसको हम बोलते हैं Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाँ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 क्यों है, वो भी अब हमको क्रिस क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है कि एल्यूमिनियम के नीचे 3 लिखें, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखें, उनकी वैलेंसीज को क्रॉस ओवर करें, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता चल गया एग्जैक्टली क्या होता है। ये जो आपने सीखा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट या इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, 1 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन, या एल्यूमिनियम क्लोराइड, या सोडियम ऑक्साइड, या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाटएवर। आप इजीली इसी तरह से बना सकते हो। याद रखें कि जब आप एटम्स लिखेंगे तो एटम्स के नीचे उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रूर लिखना। हाँ, जैसे यहाँ पे 287 लिखना चाहिए था हमको, हम भूल गए। हाँ, यहाँ 282 हमने लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने इधर दे दिए, फिर इलेक्ट्रॉन की जब एक्सचेंज हो गई तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उधर 287 था, इधर 288 हो गया, है ना। ये सब आप बताते जाओगे। चार्ज भी ज़रूर लिखना है हमको, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस भी ज़रूर लिखना है। और इस तरह से हमने एक आयनिक कंपाउंड बनता हुआ दिखा दिया। ये कंपाउंड आयंस के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए हम इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं।
Ionic compounds are formed due to electrostatic forces between the oppositely charged ions. कैटायंस एंड एनायंस बन रहे हैं क्योंकि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जहाँ से लूज हो रहा है वहाँ पे कैटायन बन रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वहाँ पर एनायन बन रहा है। इन कैटायंस और एनायंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और इस वजह से आयनिक कंपाउंड शो सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज or characteristics of ionic compounds. What are ionic compounds? Write down their properties. तो सबसे पहली बात तो ये कि they are hard and crystalline solids. याद करो सोडियम क्लोराइड, और कोई सॉल्ट आपने देखा हो ना देखा हो, सोडियम क्लोराइड ज़रूर आपने देखा है। आपके घर में खाने वाला जो कॉमन सॉल्ट है उसको हम सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि नहीं है? वाई इट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयंस जिनसे मिलकर के ये बना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि वो हार्ड होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जिन आयन से मिलके बने हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, दैट दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। हाँ, सॉलिड से मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, क्यों होंगे? रीज़न, ये रीज़न मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में रीज़न ही पूछा जाता है। रीज़न क्या है? सेम रीज़न है, बिकॉज देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयंस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या a large amount of energy in the form of heat is required to break strong bonds between the ions. आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए अगर आपको किसी सॉलिड को, किसी हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे, और वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स। वो हाई होने का मतलब यू रिक्वायर टू सप्लाई अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट सो दैट द टेम्परेचर राइजेस टू दैट हाई पॉइंट, दैट हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद ही ये मेल्ट होगा। ठीक है ना? हम अभी अपनी बुक में देखेंगे सबके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आयन से मिलकर के बने हुए हैं। हाँ, तो ये जो वाटर होता है विच इज़ अ पोलर सॉल्वेंट, उसमें सॉल्युबल होते हैं। दे आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। हाँ, they make solutions having ions
वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस होंगे। वाटर के साथ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें कॉपर एंड सल्फेट आयंस होंगे। तो आयनिक सॉल्यूशन बनाते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आयंस होते हैं। और चौथी बात कि बिकॉज दे हैव आयंस इन देयर सॉल्यूशंस, दे कंडक्ट electricity in dissolved form और molten form। आयनिक कंपाउंड्स जो मेटल्स एंड नॉन मेटल से मिलके बने हैं, दे आर electrolytes। they are electrolytes मतलब they conduct electricity, लेकिन कब? in dissolved form और in molten form। अगर वो सॉलिड फॉर्म में होंगे तो they will not conduct electricity, इस बात का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो उनकी सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें आयंस नहीं होते हैं। For conduction of electricity, we require ions. We require charged particles who can conduct electricity in a particular solution। हाँ, तो ये अगर होंगे ही नहीं आयंस तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। सॉलिड स्टेट में जब ये रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये रहता है, उस समय ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं। हाँ, आपने सीखा आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कैसे बनता है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कैसे होता है। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, ये वाला टॉपिक जो 46 नंबर पेज से चालू हो रहा है, इसमें आपको देखो पेज नंबर 48 पे आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स, नोबल गैसेस, इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी दिखाए हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज जैसा हमने सीखा यहाँ दिखाया हुआ है, आप इनको पढ़ लें। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमने एडिशनली किया है। फिर ये देखो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमको दे रखे हैं सोडियम क्लोराइड का, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान रखें और इसको अच्छे से सीख लें, अच्छे से याद कर लें। हाँ, फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. Melting and boiling points, ionic compounds have high melting and boiling points. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. Solubility, electrovalent compounds, इनको हम electrovalent भी बोलते हैं। electrovalent compounds और ionic compounds एक ही बात है। They are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene, petrol, etc. ठीक है, तो वाटर में soluble है। Conduction of electricity, the conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contains ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. So ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure. But ionic compounds conduct electricity in the molten state, पिघला हुआ हो, मेल्ट हो गया हो, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हमने कहा डिसॉल्व्ड फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट, thus the ions move freely and conduct electricity. तो
इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इनके लिए आप बना सकते हो। सोडियम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक डॉट लगा दोगे। ऑक्सीजन कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दोगे। मैग्नीशियम 2 डॉट लगा दोगे। हमने सब किया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO। अब ये आप करके देना मेरे को, खुद से करके और मेरे पास भेजो, मैं देखता हूँ आपने कितना सीखा। सोडियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है आज का। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। इनमें आयंस सोडियम एंड ऑक्सीजन आयन, इधर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आयन। ऑक्सीजन के आयन को ऑक्साइड आयन बोलते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम को सोडियम एंड मैग्नीशियम आयंस बोलते हैं। Why do ionic compounds have high melting points? Because a large amount of energy in the form of heat is required to be supplied in order to break the strong electrostatic forces and strong bond between the ions between them. ये बस बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेटलर्जी से पहले का जो सेक्शन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। हाँ, यहाँ पे हमने सीख लिया कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग डिस्कस करी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग डिस्कस करी, और उसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कैसे होता है, आयंस कैसे बनते हैं, और फिर उनके बीच में आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बस इस सेक्शन में इतना आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है जी, थैंक यू।